हेलो क्लास 12th। आज का नया टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, यानी किसी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। ठीक, तो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम एक संघट्यवाद सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है ना, संघट्य सिद्धांत हम उसको कहते हैं। अभी मैं छोटा सा उसका एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताता हूं जिसकी आवश्यकता है। संघट्य सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी तो ये कहता है, संघट्य सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसी समय संपन्न होती है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं वो परस्पर एक दूसरे से संघट्य करते हैं, परस्पर एक दूसरे से टक्कर करते हैं, इसलिए इसको टक्कर सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये कहता है कि अभिक्रियाएं तभी संपन्न होती हैं जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एक दूसरे से संघट्य करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उत्पाद बनता है। ठीक है ना, और कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक, जितने भी अभिकारक हों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक एक साथ संघट्य करते हैं, यानी सारे अभिकारक एक साथ संघट्य करते हैं या उनकी मध्य एक साथ संघट्य होते हैं, वो प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, एक साथ टक्कर करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक अभिक्रियाएं। प्राथमिक एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक एक दूसरे के साथ संघट्य करते हैं तो जितने अभिकारक एक दूसरे के साथ संघट्य करते हैं उसे अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। ठीक है ना, इसीलिए जब हम आणविकता की परिभाषा लेते हैं तो हम कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज, भाग लेने वाली स्पीसीज जो एक साथ संघट्य करती हैं, जो एक साथ संघट्य करती हैं, एक साथ संघट्य करती हैं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है ना, की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो आणविकता का मतलब है कि कितने अभिकारक एक दूसरे के साथ संघट्य कर रहे हैं। ठीक है ना, और मैंने कहा कि जिन अभिक्रियाओं में सभी अभिकारक एक साथ संघट्य करते हैं, सारे अभिकारक एक साथ एक दूसरे से टकराते हैं, उनको हम प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, और जिनमें सारे अभिकारक एक साथ नहीं टकराते हैं, स्टेप वाइज टकराते हैं, उन्हें हम जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कुछ अभिक्रियाएं, कुछ सामान्य अभिक्रियाएं लिख रहा हूं। NH4NO2, NH4NO2 जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये टूटता है N2 + 2H2O में। अब ये देखिए, इसमें एक ही अभिकारक है तो संघट्य भी एक ही अभिकारक करेगा, इसलिए इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 1। ऐसी अभिक्रिया की, इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 1। ऐसे ही देखिए दूसरी अभिक्रिया 2HI किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 + I2। कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं? 2। तो ऐसे अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 2। इसकी आणविकता 2 है। ऐसे ही तीसरी अभिक्रिया देखिए 2FeCl3 + SnCl2, ये कन्वर्ट हो जा रहा है किस में? 2FeCl2 + SnCl4। अब इसमें कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं? 2 और 1, 3। तो इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो 3 होगी। और सामान्यतः ध्यान देना, आणविकता 3 से ऊपर नहीं होती है। ठीक है ना, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे अभिकारक भाग लेते हैं, है ना। जैसे अगर हम एक उदाहरण दें, 2MnO4 1 नेगेटिव, ठीक है ना, प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव, आपका उत्पाद बनता है 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। अब आप देखिए, इस अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं वो 23 अभिकारक भाग ले रहे हैं। तो इस अभिक्रिया की आणविकता 23 नहीं होगी,
क्योंकि सामान्यतया ये माना जाता है कि जिन अभिक्रियाओं में ज्यादा अभिकारक भाग लेते हैं वो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं और इसकी आणविकता तेज नहीं होगी। ठीक है ना। तो जटिल अभिक्रियाओं के लिए जो आणविकता होती है वो उनकी क्रियाविधि के आधार पर स्टेप वाइज मॉलिक्यूलैरिटी होती है, यानी प्रत्येक पद की आणविकता अलग अलग होती है। जैसे अगर एक उदाहरण आपको दूं, अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो ये बनता है ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस Br2। अब इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं? 4 और 1 5। तो इसकी आणविकता 5 होनी चाहिए, लेकिन आणविकता 3 से ऊपर नहीं होती है सामान्यतया। ठीक है ना। तो ये मान के चलना कि अगर कहीं आपको 3 से ज्यादा आणविकता महसूस हो रही है, दिख रही है, तो वो अभिक्रिया आपकी जटिल अभिक्रियाएं होंगी और उसमें आणविकता जो होती है वो स्टेप वाइज निकलती है। कैसे? देखिए, अब इस अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है संभावित क्रियाविधि, ठीक है ना, इसकी संभावित क्रियाविधि जो लिखी जाती है वो इस प्रकार लिखी जाती है कि पहले पद में, फर्स्ट स्टेप में आपके पास 4 HBr हैं। 4 के 4 HBr संगठित नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक HBr का अणु एक O2 के अणु से संगठित करेगा, जिससे बनता है HOOBr। एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है HOOBr। ये मंद पद होता है पहला वाला। ठीक है ना। दूसरे पद में ये जो मध्यवर्ती यौगिक बना हुआ है HOOBr, ये दूसरे HBr अणु से संगठित करता है, और जब दूसरे HBr अणु से क्रिया करेगा या संगठित करेगा तो एक और मध्यवर्ती यौगिक बनाता है HBrO। तीसरा पद, तीसरे पद में जो ये मध्यवर्ती यौगिक बना है HBrO, क्योंकि हमारे पास 4 HBr के अणु थे, पहले ने संगठित इधर कर लिया, दूसरे ने इधर किया, अभी 2 HBr और बचे होंगे आपके पास, बचे हैं ना। तो जो नेक्स्ट आपके ट्वाइस HBr के अणु हैं ये संगठित करते हैं आपस में, और जब ये संगठित करते हैं तो ये बनाएंगे ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस Br2। अब आप पूरी अभिक्रिया को जोड़ दो, आपकी वही अभिक्रिया आ जाएगी पुरानी वाली। देखिए, HBrO से HBrO कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है? देखो, HOOBr से HOOBr कैंसिल हो गया। अब कितने HBr हैं? देखिए, 2 3 4 4 HBr। कितने O2 हैं? 1। इधर क्या बना? देखिए, ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस Br2। वही अभिक्रिया आपकी यहां भी आ गई, लेकिन यहां जो आणविकता निकलती है वो स्टेप वाइज निकलती है। पहले पद के लिए आणविकता कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 अभिकारक संगठित कर रहे हैं। दूसरे पद के लिए जो आणविकता निकलेगी वो भी कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं। इस अभिक्रिया के लिए देखो, क्योंकि 2 2 कट जाएंगे, आगे के सारे 1 2 3 4 सब कट जाएंगे, तो तब भी कितना अभिकारक भाग लेंगे? 2। तो तीसरे पद के लिए भी आणविकता कितनी आ जाएगी? 2। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए जो आणविकता होती है वो सदैव स्टेप वाइज निकलती है, यानी प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आणविकता होती है। जबकि जो सिंपल अभिक्रियाएं होती है इस प्रकार की, इनके लिए आणविकता केवल एक पद की मानी जाती है, क्योंकि ये सारी प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाकलित वेग समीकरण। अब हम विभिन्न अभिक्रियाओं, जो विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं हैं, उनके लिए समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है ना। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए हम समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि हमारी एक अभिक्रिया है, ए से क्या बन रहा है? उत्पाद। ए से हमारा उत्पाद बना। अब इसके लिए सबसे पहले हम वेग नियम लिखते हैं। देखिए, वेग बराबर क्या होगा? के ए की पावर 0 है ना। अब अगर आपके बुक्स में कहीं पर ए की जगह पर आर का प्रयोग किया होगा तो हम इसको आर ही ले लेते हैं। आर से क्या बन रहा है? पी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेग बराबर के आर की पावर 0।
यानी जो अभिकारक के सांद्रता की पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए पावर कितनी हो गई 0। अब हमने करना क्या है, देखिए हमें पता है वेग बराबर आर के सापेक्ष यदि वेग निकालेंगे, हम वेग हम पीछे पढ़ चुके हैं, आर के सापेक्ष वेग निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी। वेग की जगह पर हमने वेग लिख दिया, वेग बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के, आर की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ये हमारा फॉर्मूला आया। अब हम देखो क्रॉस dt को इधर उठा ले जाते हैं, ठीक है ना, dt को हम उधर उठा ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी इज इक्वल टू के डी टी हो गया, है ना। अब हम इसी को, ये जो आपका है समाकलन करते हैं इस अभिक्रिया का, मैं यहां पर लिख देता हूं दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर देखो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन होगा नहीं तो यहां इंटीग्रेशन होगा डी आर का इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो यहां किसका हो जाएगा डी टी का, है ना। डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है आर, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस आर इज इक्वल टू डी टी का समाकलन टी हो जाता है और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाता है आई या सी, जिससे भी आप इसको शो करना चाहें, ठीक है ना। तो हमारा क्या आया माइनस आर इज इक्वल टू के टी प्लस आई, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी माइनस आर की सांद्रता इज इक्वल टू के टी प्लस आई, इसको इक्वेशन 1 हमने मान लिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जब हम मान के चल रहे हैं t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 का मतलब है समय शून्य तो होता नहीं है, तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। तो क्या होगा कि जो प्रारंभिक सांद्रता है वही अंतिम सांद्रता होगी, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अगर हम R से P अगर बात करें, इसकी अगर इसकी सांद्रता 100 है ना, तो T इज इक्वल टू 0। अब धीरे धीरे अगर अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो यहां सांद्रता घटेगी, यहां बढ़ेगी, अभी यहां 0 है यहां 100 है। अगर हम कुछ समय बाद देखें तो सपोज यहां 50 मोल चले गए तो यहां कितने रह जाएंगी 50, लेकिन अभी अभिक्रिया अगर प्रारंभ नहीं हुई है तो प्रारंभिक सांद्रता भी 100 है और अंतिम सांद्रता भी कितनी होगी 100। तो हम कहते हैं कि जब t इज इक्वल टू 0 तब R इज इक्वल टू R0, ये आप समझ के चलना, ये प्रारंभिक सांद्रता है, इसको R0 पढ़ो या R0 जो भी कहते हैं। तो प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता दोनों बराबर हो जाएंगी, वो मैंने यहां पर बता दिया कि अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है ना। जैसे अगर हम रोटी बना रहे हैं सपोज करो और हमारे पास 1 किलो आटा है, हमने रोटी बनाना स्टार्ट ही नहीं किया अभी, तो हमारे पास आटे की प्रारंभिक सांद्रता भी 1 kg है और अंतिम सांद्रता भी 1 kg, चाहे हम कितने समय बाद देखें, क्योंकि हमने स्टार्ट नहीं किया। वैसे यहाँ पर भी ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक और अंतिम दोनों क्या हो जाएंगी बराबर। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देते हैं, यानी T और R का मान यहाँ रख देते हैं। तो हमारा देखो R की जगह पर क्या आ जाएगा R0, तो यहां हो जाएगा माइनस R0 इज इक्वल टू के, T की जगह पर हम 0 रख देते हैं प्लस I रख दिया ना, तो ये क्या हो गया माइनस R0 या R0 इज इक्वल टू I की वैल्यू हमको मिल गई इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं I का मान समीकरण 2 से, I का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर I की वैल्यू हम ऊपर रख देते हैं, क्या हो जाएगा देखो I की वैल्यू यहां रखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस R इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस R0, यही तो हुआ, प्लस माइनस माइनस ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस R इज इक्वल टू के टी माइनस R0, है ना। इसको इधर उठा ले जाते हैं हम, क्या हो जाएगा R0 माइनस R इज इक्वल टू के टी, है ना। तो K इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा R0 माइनस R अपॉन टी।
ये हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, जिसको हम कहते हैं k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है ना। अब हम जब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, यहीं पर बता देता हूं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयुकाल की गणना। अब अर्ध आयुकाल क्या होता है? सबसे पहले तो हमको अर्ध आयुकाल की परिभाषा समझनी चाहिए कि वह समय जब कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। अर्ध आयुकाल कहलाता है ना। जैसे अगर हम कहें मनुष्य की जो औसत आयु मानी गई है वो 100 साल मानी गई है ना। 100 ईयर एक मनुष्य की औसत आयु मानी गई है। अब जब मनुष्य अपनी 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो हम कहते हैं कि उसने अपनी आधी उम्र जी ली। आधी उम्र जी ली कैसे कहा? क्योंकि हमें पता है ना, हमने एक एवरेज माना है कि मनुष्य की औसत आयु 100 साल है, तो 50 साल जिसने जी लिया तो हम कहते हैं उसने अपनी अर्ध आयु कंप्लीट कर ली है। तो मनुष्य के लिए अर्ध आयुकाल क्या हुआ कि वह समय जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी आयु का आधा हिस्सा व्यतीत कर लेता है, वो उसकी अर्ध आयु। ऐसे ही यहाँ क्या होता है कि जब कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, जैसे यहाँ पर हमने प्रारंभिक सांद्रता कितनी ली? 100, ठीक है ना। अब जिस समय पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता 50 हो गई, माना ये 10 सेकंड बाद इसकी सांद्रता 50 हो जाती है, तो इसके अर्धायुकाल कितनी हो गई? 10 सेकंड हो गई, ठीक है ना। तो अब हम अर्धायुकाल निकालेंगे। अर्धायुकाल को हम टी हाफ से शो करते हैं, ठीक है ना। तो टी की जगह पर हम टी हाफ का प्रयोग करेंगे और अंतिम सांद्रता जो आर है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, यानी आर की जगह पर हम क्या लेंगे? R0/2, R0/2। तो सीधे सीधे हम समीकरण लेते हैं। देखो, K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन टी। टी को इधर उठा ले जाते हैं तो T इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन K। ये तो है। T की जगह पर हम T हाफ का प्रयोग करते हैं, R0 की जगह पर हम R0 ही रखेंगे, लेकिन R की जगह पर हम क्या करेंगे? R0 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई K, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन आ जाएगी T हाफ इज इक्वल टू R0 अपॉन 2K। अब ये कैसे आया होगा? देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर एलसीएम लेते हैं तो 2 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 2R0 माइनस R0 अपॉन K। अभी K बाई 1 होगा, इसको उल्टा कर लेते हैं तो 1/K हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो होगा। 2R0 में से R0 गया तो R0 रह गया, R0 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन K। तो हमारा T हाफ कितना आएगा? T हाफ इज इक्वल टू क्या हुआ? ये हुआ आपका R0 डिवाइडेड बाई 2K। तो ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल निकालने का सूत्र है। थैंक यू।